हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली खबर महाराष्ट्र से आई। महाराष्ट्र की राजनीति में आज जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। आज जो हुआ वो गजब हुआ। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर नारायण राणे को राज्य की पुलिस से गिरफ्तार करवा के जेल भिजवा दिया। नारायण राणे कुछ ही दिन पहले केंद्र सरकार में मिनिस्टर बने हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। जनता को धन्यवाद देने के लिए महाराष्ट्र में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन आज नारायण राणे को उसी महाराष्ट्र की पुलिस पकड़ के ले गई जहां वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हुआ यह कि अपनी आशीर्वाद यात्रा के दौरान नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे की स्वाधीनता दिवस की स्पीच का जिक्र किया और कहा कि उन्हें आजादी का दिन भी ठीक से याद नहीं था, और फिर कहा अगर मैं वहां होता तो उनके कान के नीचे एक देता। नारायण राणे पुराने शिव सैनिक हैं। शिव सैनिक आमतौर पर इसी तरह की बातें कहते हैं, इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर हैं, शिवसेना प्रमुख हैं, उन्हें यह बात चुभ गई। नारायण राणे के खिलाफ एफआईआर लिखी गई, कई सारे केस बनाए गए और कुछ ही घंटे में उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। नारायण राणे केंद्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उन्हें लगता था कि उन्हें कम से कम अरेस्ट तो नहीं किया जाएगा, लेकिन तो भी अपने वकीलों की सलाह पर उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया था। जैसे ही लोअर कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को खारिज किया, पुलिस राणे के होटल पहुंच गई। नारायण राणे के वकील हाईकोर्ट पहुंच पाते उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और जेल भेज दिया। लेकिन नारायण राणे पुराने खिलाड़ी हैं, फुल फॉर्म में हैं, डरते नहीं हैं। पुलिस की कस्टडी में बैठे बैठे उन्होंने इंडिया टीवी से बात की और साफ साफ कहा कि वो उद्धव ठाकरे को दुश्मनी के लायक भी नहीं समझते। अरे उसके साथ कौन दुश्मनी करेगा? क्या है वो दुश्मनी करने लायक है? क्या लायक है तो दुश्मनी करे? अरे कहा भेजना है भेजने दे ना। क्या मर्डर किया, क्या डकैती डाला, क्या किया है? क्या इसमें कहा जो नहीं कहा वो ऑफिस में होता है, तो सवाल किधर आता है जेल में भेजने की? अरे इस देश में कानून है भाई साहब, कानून है। नहीं तो जुलूमी कर रहे हैं। इस तरह अरेस्ट करना एक कानून के खिलाफ है। मैं कोई गुनाह किया नहीं हूँ, मैं जो विधान किया हूँ उसे ऑफेंस नहीं बनता है। इससे क्या माफी मांगू भाई? अरे इस महाराष्ट्र को कहाँ लेके गए हो? महाराष्ट्र की आज से स्थिति क्या है? ऐसे आदमी को मैं माफी मांगू? अरे कुछ भी करने दे, कितनी कार्रवाई है वो करने दे, मैं भी हूँ अभी। नहीं वो कोई भी कुछ कहने दे, मेरी जैसी भाषा है, जिस तरह से जो आदमी मेरे को पेश आएगा उसी तरह मैं उनको जवाब दूंगा। नारायण राणे की बात तो ठीक है, एक सेंटेंस कह दिया कान के नीचे दूंगा। अब ये इतना बड़ा अपराध नहीं हुआ कि इसके लिए उन्हें अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाए। वैसे संकेत आज सुबह से ही मिल रहे थे कि महाराष्ट्र की पुलिस नारायण राणे को अरेस्ट तो करेगी, इसलिए काफी हंगामा था। शिव सैनिकों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच कई जगह टकराव भी हुआ। और जैसा मैंने आपको बताया कि नारायण राणे जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। कल रायगढ़ में थे, आज चिपलून होते हुए रत्नागिरी के संगमेश्वर पहुंचे, तो वहां रायगढ़ की पुलिस पहुंच गई। राणे के ऊपर इल्जाम यह लगाया गया कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट किया, जिससे माहौल खराब हो सकता है, राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। तो मैं आपको फिर बता देता हूं कि कल राणे ने रायगढ़ में कहा क्या था। उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे ने स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते वक्त जिस तरह अपने सचिव से पूछा कि आजादी का अमृत महोत्सव है या हीरक महोत्सव, उससे उन्हें इतना गुस्सा आया, अगर वो वहां होते तो उद्धव को कान के नीचे एक लगाते। राणे के इस बयान पर हंगामा हुआ, प्रदर्शन शुरू हो गए। राणे के खिलाफ शिव सैनिकों की तरफ से 2 एफआईआर दर्ज कराई गई और फिर रायगढ़ की पुलिस ने नारायण राणे को अरेस्ट कर लिया। कल राणे को रायगढ़ सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा।
इसका मतलब है कि राणे को आज की रात पुलिस हिरासत में काटनी होगी। हालांकि राणे की गिरफ्तारी से पहले काफी देर तक हंगामा हुआ। नारायण राणे के सैकड़ों समर्थक संगमेश्वर के होटल में जमा हो गए। समर्थकों ने पुलिस को अंदर नहीं घुसने दिया। काफी देर तक राणे समर्थकों और पुलिस के बीच बहस होती रही। पुलिस की टीम जब राणे को अपने साथ लेकर रायगढ़ के लिए निकली, तब भी समर्थकों का भारी हुजूम होटल के बाहर था। समर्थकों की भीड़ ने राणे की कार को आगे बढ़ने से रोक दिया। इससे पहले होटल के अंदर भी पुलिस और अफसरों को नारायण राणे के बीच तीखी नोकझोंक का सामना करना पड़ा। असल में जब रत्नागिरी के एसपी होटल पहुंचे, तब नारायण राणे लंच कर रहे थे। उनके हाथ में खाने की प्लेट थी। आसपास उनके सपोर्टर्स थे, बीजेपी के नेता थे। जैसे ही लोगों ने पुलिस अफसरों को देखा, वो भड़क गए। राणे के सपोर्टर्स पुलिस से टकरा गए। उन्होंने पुलिस से राणे के खिलाफ अरेस्ट वारंट दिखाने को कहा। पुलिस ने वारंट नहीं दिखाया। इससे बात और बिगड़ गई। इसके बाद राणे ने खुद बीच बचाव किया। पुलिस से कहा वो साथ चलेंगे, लेकिन पहले अपना खाना खत्म कर लें। राणे ने कहा कि मैं साथ चलता हूं, खाना खत्म कर लूं। लेकिन नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे को भनक लग गई थी कि महाराष्ट्र पुलिस नारायण राणे को अरेस्ट करेगी। इसलिए नीतीश राणे रत्नागिरी में नारायण राणे के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने नीतीश राणे को भी रोका, लेकिन नीतीश राणे ने उसी जगह पर खड़े होकर एक वीडियो शूट किया और सर्कुलेट कर दिया। इस वीडियो में नीतीश राणे ने आरोप लगाया कि पुलिस के पास कोई लिखित आदेश नहीं है, पुलिस उन्हें और आम लोगों को बेवजह परेशान कर रही है। मी माझ्या पद्धतीने रत्नागिरीच्या दिशेने जात होतो। हे माझ्या आजूबाजूला असलेले सामान्य नागरिक आहेत, हे आपले जे पोलीस आहेत, मला आणि अन्य सामान्य नागरिकांना आपल्या कामधंद्याला जाण्यासाठी रत्नागिरीपर्यंत जायला देत नाही आहेत। यांच्याकडे लेखी कुठल्याही पद्धतीचा आदेश नाही आहे। मी आदेश मागितल्यावर किंवा हे सामान्य लोक, काही लोकांचं चिपळूणमध्ये काम आहे, काही लोकांचं राजापूरमध्ये काम आहे, हे कोणालाही जायला देत नाही आहे। सामान्य नागरिकांना थांबवण्याचं काम या पोलीस खात्याच्या माध्यमातून होत आहे। यांच्याकडे ना नोटीसची कॉपी आहे, यांच्याकडे कुठलीही कॉपी हे मला द्यायला तयार नाही आहे। मला मारण्याची भाषा हे संबंधित पोलीस करतायत। याची दखल आपण सर्वजणांनी महाराष्ट्राने घ्यावी। ज्या पद्धतीने सरकार काम करते याची सगळी माहिती द्यावी, म्हणून हा व्हिडिओ मी तयार करत आहे। नीतीश कह रहे थे न पुलिस के पास नोटिस है, न वारंट है, और पुलिस जानबूझकर आम जनता को परेशान कर रही है, उन्हें भी तंग कर रही है। नारायण राणे की गिरफ्तारी तो दोपहर में हुई, लेकिन इसकी भूमिका कल ही बन गई थी। नारायण राणे ने कल जब रायगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद से शिवसेना काम में लग गई। नीतीश राणे को खबर लगी कि शिव सैनिक मुंबई में नारायण राणे के घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे, इसलिए नीतीश ने आधी रात के वक्त ही एक ट्वीट करके चेतावनी दी थी। नीतीश ने लिखा, शिवसेना के कार्यकर्ताओं को हमारे घर के बाहर इकट्ठा होने को कहा गया है। अब मुंबई पुलिस उन्हें रोके या फिर जो होगा उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। शेर की मांद की तरफ बढ़ने की गुस्ताखी करोगे तो शेर शिकार के लिए तैयार है। आशंका सही निकली। सुबह सिर्फ मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र के ज्यादातर शहरों में शिव सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मुंबई में शिव सैनिक नारायण राणे के घर के पास पहुंच गए। वहां राणे के समर्थक और बीजेपी के कार्यकर्ता पहले से मौजूद थे, इसलिए माहौल गर्म हो गया। दोनों तरफ से नारेबाजी हुई, फिर पत्थरबाजी होने लगी और आखिरकार भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। नासिक में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ऑफिस पर प्रदर्शन किया। शिव सैनिकों ने बीजेपी के दफ्तर पर पत्थर फेंके, जिससे दफ्तर के कांच टूट गए। सांगली में शिव सैनिकों ने नारायण राणे के पोस्टर पर कालिख पोत दी। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने अमरावती में बीजेपी दफ्तर में लगे पोस्टर्स में आग लगा दी।
प्रमुख उद्धव ठाकरे। औरंगाबाद में शिव सैनिकों ने राणे के पुतले के साथ प्रोटेस्ट किया। नारायण राणेच्या बैलाला नारायण राणे के कमेंट के जवाब में शिवसेना ने राणे पर तीखे जुबानी हमले किए। रातों रात मुंबई में कई जगह राणे की तस्वीर के साथ कोंबडी चोर ये लिखे हुए पोस्टर लगा दिए गए। मराठी में कोंबडी चोर का मतलब है मुर्गी चोर। ये पोस्टर रात में लगाए गए थे, लेकिन सुबह मुंबई पुलिस ने पोस्टर्स को हटा दिया। किसी भी किस्म का कायदा सुव्यवस्था बिगाड़ने का काम नहीं करना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं कि मुंह को आएगा कुछ भी बोलेगा। इसके मुंह आज हमने उनको बोला कि एक लाफा मार देंगे तो कैसा लगेगा। तुम सेंट्रल मिनिस्टर बने, अरे काय का सेंट्रल मिनिस्टर है ये? एक तो गली का गुंडा लगता है और गली के गुंडे को हमको सीधा करने को आता है। इनको ये लग रहा है कि शिवसैनिक शांत है, इसका मतलब ये कुछ भी बोलेंगे तो चलने वाला नहीं महाराष्ट्र में। असली बात यही है, शिव सैनिकों को और शिवसेना प्रमुख को लगता है कि यह महाराष्ट्र में नहीं चल सकता, या हमारी सरकार है और कोई इस तरह की बातें करेगा तो उसको सीधा कर देंगे। हकीकत यह भी है कि नारायण राणे और उद्धव ठाकरे के बीच इस तरह की कड़वाहट कोई आज की नहीं है। राणे के बेटे नीतीश राणे उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे को पब्लिकली पेंगुइन कहकर चढ़ाते हैं, बार बार कहते हैं। नीतीश अपने सारे ट्वीट्स में आदित्य ठाकरे पर कमेंट करते समय उन्हें पेंगुइन लिखते हैं। दोनों परिवारों के बीच दरार बहुत पुरानी है, दीवार बहुत बड़ी है। यह सही है कि नारायण राणे की सियासत शिव सैनिक के रूप में शुरू हुई थी और वो बाला साहब ठाकरे के सबसे करीबी रहे। बाल ठाकरे ने उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। बाल ठाकरे ने नारायण राणे को उनके अंदाज के कारण ही पसंद किया था। राणे तीखा बोलते हैं, डरते नहीं हैं, दबंग हैं, कद में छोटे हैं लेकिन बड़ों बड़ों को पानी पिला देते हैं। और यही खूबियां बाला साहब ठाकरे को पसंद थी। यही वजह थी कि सिर्फ 11वीं तक पढ़े नारायण राणे को बाला साहब ठाकरे ने पार्टी में नंबर 2 का दर्जा दिया। लेकिन दूरियां तब बढ़ी जब राणे को लगा कि अब शिवसेना में उनका कद और छोटा हो जाएगा, उद्धव ठाकरे को तरजीह मिलेगी। इसके बाद नारायण राणे ने शिवसेना छोड़ दी, कुछ दिन कांग्रेस में रहे और फिर बीजेपी में आ गए। मोदी ने उन्हें राज्यसभा में भेजा, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। यह बात उद्धव ठाकरे को नागवार गुजरी और अब राणे महाराष्ट्र में आकर उद्धव को ललकार रहे हैं, आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। यह उद्धव कैसे स्वीकार कर सकते हैं? सहन नहीं हुआ। मैं आपको कल का नारायण राणे का बयान सुनवा देता हूं। राणे की बात सुनकर आपको समझ आ जाएगा कि उद्धव को कौन सी बात इतनी ज्यादा चुभ गई। बोलायचा अधिकार तरी आहे का? बाजूला म्हणा एखादा सेक्रेटरी ठेवा आणि विचारून बोल, त्याशी नाही काय? किती वर्ष आली देशाला शत्रू हिरक महोत्सव काय ते असतो ते कानाखाली चढवले। हे काय देशाचं तुम्हाला स्वातंत्र्य दिनाची माहिती नसावी? नारायण राणे मजाक उड़ा रहे थे। वो उद्धव के जिस अंदाज से खफा हैं, जिस बात का वो मजाक उड़ा रहे थे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के तौर पर स्वतंत्रता दिवस पर महाराष्ट्र के लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान वो इस बात पर थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि इस बार स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव है या हीरक महोत्सव। आज 74 वर्ष पूर्ण करून 75व्या वर्षात अमृत महोत्सवी नाही, हीरक महोत्सवी, अमृत महोत्सवी वर्षात आपण पदार्पण करतो आहोत। आज जरी आपल्या तोंडावरती मास्क असला तरी आपण सर्व केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील नागरिकांनी निश्चय केला पाहिजे की मी माझा देश कोरोना मुक्त करणारच। ये जो उद्धव ने बीच में पूछा था हीरक है या अमृत महोत्सव, इसी का मजाक नारायण राणे ने उड़ाया और कहा कि अगर मैं वहां होता तो कान पर एक लगाता। लेकिन इसके बाद शिवसेना के तेवर देखकर, पुलिस की तैयारी देखकर नारायण राणे को भी लगा कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि पुलिस इतनी जल्दी एक्शन ले लेगी। इसलिए सुबह सुबह नारायण राणे ने सफाई भी दी। यह भी याद दिलाया कि उद्धव ठाकरे ने शिव सैनिकों से बीजेपी विधायक प्रसाद लाड का मुंह तोड़ने को कहा था। तो क्या वो कानून का उल्लंघन नहीं था? राणे ने कहा वो देश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं,
इस तरह कोई भी पुलिस वाला आकर उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता। उन्हें जो कहना था कह दिया। वो शिव सैनिकों से डरते नहीं हैं। उन्होंने जो भी बोला वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। आणि मग जे काय करताय करू दे, आम्ही पाहू ना त्याला काय पुरुषार्थ आहे पाहू। ज्या वेळेला उद्धव ठाकरे लाडच्या शिवसेना आम्ही तोडू असं म्हणाला, त्यावेळेला उद्धव ठाकरे थोबाडा फोडा हा क्राईम नाही, हा गुन्हा नाही, का नाही दाखल झाला, का नाही झाला, त्याचं का नाही दिवस रात्र तुम्ही दाखवत, तो गुन्हा नाही का। मी असं माझं वाक्य आहे, 15 ऑगस्ट हा वर्धापन दिन ज्याला माहीत नाही, मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मागे सेक्रेटरीला विचारलं आणि त्यावेळेला मी असतो तरला क्राईम होत नाही असं बोललो असतो। मी आता कानफाड फोडीन हा क्राईम आहे, जरा समजून घ्या। वकिली विचारा कोणाला तरी, उगाच आपलं दांडा पुढे कोण ह्याच्यावर बोला त्याच्यावर बोला, काय चेष्टा लावली। मी पण ती कॅबिनेट मंत्री आहे देशाचा। अहो देशात तुम्ही काय म्हणता, अहो देशाचा अमृत महोत्सव माहित नाही, हा देशाचा अपमान आहे, राष्ट्रद्रोह आहे। राणे कह रहे थे कि अमृत महोत्सव न जानना देश का अपमान है, राष्ट्रद्रोह है। और फिर उन्हें लगता था वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं करेगी। लेकिन उनके वकीलों ने सलाह दी कि कुछ भी हो सकता है, लोकल कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल ले लेते हैं। लेकिन कोर्ट ने राणे की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई गई। लेकिन हाई कोर्ट ने भी कहा कि इसमें जल्दी क्या है, तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। बस इसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई और चूंकि पुणे, रायगढ़, नासिक और औरंगाबाद में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने नारायण राणे के खिलाफ कई जगह एफआईआर दर्ज करा दी थी। नारायण राणे के खिलाफ नासिक साइबर सेल में दफा 500, 505 और 153 के तहत केस दर्ज कराया। एफआईआर साइबर सेल में हुई थी, दफाएं जमानती थी। इस केस में आरोपी को नोटिस देकर जवाब मांगा जाता है। लेकिन नासिक पुलिस ने नारायण राणे के कमेंट को गंभीर माना। नासिक पुलिस के कमिश्नर ने खुद पूरे मामले को मॉनिटर किया और राणे को अरेस्ट करने के लिए तुरंत एक टीम बना दी। शिवसेना के जो नासिक शहर शहराध्यक्ष है, उन्होंने कल रात को आकर के तकरार दी कि माननीय केंद्रीय मंत्री नारायण राणे साहब ने जो वक्तव्य किया है उसकी वजह से उन लोगों का जो मन है वो दुखा है। उनकी फरियाद के ऊपर में नासिक शहर के साइबर पुलिस स्टेशन अंतर्गत कलम 5 IPC 500, 505 2 और 153 B ऐसा करके ये 3 सेक्शन के तहत गुना दाखिल किया गया है। माननीय केंद्रीय मंत्री साहब की तरफ से ऐसा वक्तव्य किया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब जो है, यदि वो किसी सचिव का सलाह ले तो उनके ऊपर बल प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये थोड़ा गंभीर विषय था। ये घटना बहुत बड़ी है। केंद्र सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर को एक बयान के आधार पर पुलिस अरेस्ट कर ले, बेल ना हो, जेल जाना पड़े। और चूंकि नारायण राणे ने शिवसेना प्रमुख मुख्यमंत्री पर अटैक किया था तो कानून के साथ साथ राजनीतिक मोर्चाबंदी भी हुई। रत्नागिरी से शिवसेना के एमपी विनायक राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी, नारायण राणे की शिकायत की, राणे को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की। विनायक राउत को इस बात की खुशी हुई कि उनकी चिट्ठी पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने जवाब भी दे दिया। राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री मीटिंग में व्यस्त हैं, इसलिए वो इस शिकायत को होम मिनिस्टर अमित शाह के पास भेज रहे हैं। एक जिम्मेदार केंद्रीय मंत्री है, इस जिम्मेदारी से उन्होंने संभाल कर बात करने की आवश्यकता है और ऐसे न करते हुए भी उन्होंने कान के नीचे थप्पड़ लगाऊंगा ऐसी जो बात की, ये सारा केंद्रीय मंत्री पद जो संभाल रहे ऐसे व्यक्ति को शोभा नहीं दे रहा है। शोभा तो छोड़िए कि उस पद को न्याय देने के लिए काबिल नहीं है। इसीलिए आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने नारायण राणे का इस्तीफा लेना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं दे रहे तो उसको मंत्रिमंडल से हकाल देना चाहिए। ऐसी शिकायत मैं आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब जी के पास की। मुझे बराबर उनके ऑफिस से 2:26 पे तुरंत फोन आया
और उन्होंने कहा कि आपकी शिकायत मिली है, मैं मीटिंग में हूं, लेकिन आपकी शिकायत अमित जी शाह जी के पास करें, गृह मंत्री उनके पास से करें, मैं उन्हें आपकी कंप्लेंट भेज देता हूं। वैसे आपको बता दूं कि ये सही है, नारायण राणे बहुत छोटे लेवल से उठकर ऊपर आए हैं। वो मुंबई के चेंबूर इलाके में रहते थे, इलाके के दबंग थे। उस वक्त कई एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की गई। बाद में शिवसेना ज्वाइन की। बाल ठाकरे ने उन्हें पहले शाखा प्रमुख बनाया, फिर 1985 में वो पार्षद बने, फिर 1990 से लेकर 2014 तक विधायक रहे, एमएलए रहे। बाल ठाकरे ने उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया। बाल ठाकरे को राणे का अंदाज पसंद था, वो प्यार से उन्हें कई बार मुर्गी चोर कह देते थे। आज शिवसेना ने उसी का इस्तेमाल नारायण राणे को चिढ़ाने के लिए किया। हालांकि कैबिनेट मिनिस्टर की इस तरह की गिरफ्तारी का बीजेपी ने तीखा विरोध किया है। पूरी पार्टी राणे के साथ खड़ी है। जेपी नड्डा ने राणे की गिरफ्तारी को संविधान के खिलाफ बताया। नड्डा ने कहा, इस तरह की कार्रवाई से ना तो हम डरेंगे ना दबेंगे। बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा में मिल रहे अपार समर्थन से शिवसेना के लोग परेशान हैं। हम लोकतांत्रिक ढंग से लड़ते रहेंगे, यात्रा जारी रहेगी। महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने भी नारायण राणे की गिरफ्तारी का विरोध किया। उन्होंने कहा, यह सही है कि नारायण राणे ने चीफ मिनिस्टर के लिए जो कहा, जिस अंदाज में कहा, उस पर दो राय हो सकती है, लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से पद का और पावर का दुरुपयोग किया, वो ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री जी के बारे में जो टिप्पणी की, हम उसका समर्थन नहीं करते। मुख्यमंत्री जी को भारत की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सवी वर्ष याद नहीं रहा, इसके लिए किसी व्यक्ति को गुस्सा आ सकता है, वो स्वाभाविक भी है, किंतु उस गुस्से को व्यक्त करने के अपने तरीके होते हैं। किंतु इस वक्तव्य के बाद जिस प्रकार से पुलिस का राज चलाने का प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वक्तव्य का समर्थन नहीं करेगी, पर व्यक्ति का समर्थन पूरे तरीके से करेगी। भारतीय जनता पार्टी नारायण राव जी राणे, इनके पीछे पूरी ताकत से खड़ी रहेगी। ये मामला कितना बड़ा है, कितना संगीन है और कितना बड़ा हो सकता है, ये आपको देवेंद्र फडणवीस की आगे की बात सुनकर अंदाजा लगेगा। उन्होंने कहा, अगर शिवसैनिक कानून हाथ में लेंगे तो फिर बीजेपी के कार्यकर्ता भी पीछे नहीं हटेंगे। देवेंद्र फडणवीस से कहा, पुलिस कानून के दायरे में रहकर काम करे और शिवसेना के कार्यकर्ता मर्यादा में रहें, वरना बीजेपी उसी अंदाज में जवाब भी देगी। मैं चेतावनी देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पुलिस के संरक्षण में कुछ लोग पथराव करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको सहन नहीं किया जाएगा, इसकी रिएक्शन आएगी। हम कानून हाथ में लेते नहीं है, हम रास्ते पर आकर राड़ा करने वाले लोग नहीं है, किंतु अगर हमारे कार्यालयों को टारगेट किया जाएगा और पुलिस देखती रहेगी तो हमारे कार्यालयों को संरक्षण देने के लिए हम सक्षम है। नारायण राणे की गिरफ्तारी एक बड़ा पॉलिटिकल सवाल बन गया। महाराष्ट्र में चर्चा हुई, संवैधानिक मर्यादा का सवाल उठा, बीजेपी ने ऐतराज जताया तो शिवसेना की तरफ से संजय राउत ने जवाब दिया, कानून की याद दिलाई, कहा अगर कोई चीफ मिनिस्टर को मारने की बात करेगा तो कानून अपना काम जरूर करेगा। एक कैबिनेट मिनिस्टर है सेंटर का, वो महाराष्ट्र में आकर राज्य के मुख्यमंत्री को धमकाता है, उसको आप पर मारने की बात, हम उसको मार देंगे बोले, ये प्रोवोकेशन है। तो आपको नहीं लगता कि गलत कानून है देश में, चाहे मोदी जी के खिलाफ कोई सरकार की भाषा का इस्तेमाल करेगा वो भी हम सड़क पर उतरेंगे, कोई भी हो, जो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, उनकी अपनी प्रतिष्ठा होगी। मैं महाराष्ट्र की राजनीति को, वहां के नेताओं को बरसों से जानता हूं और सब जानते हैं कि शिवसेना में थप्पड़, तमाचा, कान खींचना, औकात दिखाना, कान पे देना, ये शब्द बहुत बुरे नहीं माने जाते। विरोधियों के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल अक्सर होता रहता है।
बल्कि इससे भी ज्यादा बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल होता है। शिव सैनिकों के शौर्य की कहानियां इसी तरह के डायलॉग से भरी पड़ी हैं। नारायण राणे 2 साल से बीजेपी में है, लेकिन 30 साल तक शिवसेना में रहे। वो जो कह रहे हैं उनकी ट्रेनिंग शिव सैनिक वाली है। शिवसेना छोड़ने के बाद वो 9 साल कांग्रेस में रहे, फिर 4 साल अपनी पार्टी चलाई, लेकिन अंदाज नहीं बदला। इसलिए कहना तो ठीक नहीं है कि राणे ने जो कहा वो बीजेपी के नेता का बयान है। यह सही है, जो कहा वो ठीक नहीं था, लेकिन यह भी सही है कि शिव सैनिकों को कम से कम इस पर नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि राणे ने तो सिर्फ थप्पड़ लगाने की बात कही थी, कान के नीचे देने की बात कही थी। उद्धव ठाकरे ने तो शिवसेना अध्यक्ष के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए इससे भी ज्यादा अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। उद्धव ठाकरे ने मई 2018 में योगी आदित्यनाथ को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, चप्पल से मारने की बात कही थी। मैं आपको सुनवा देता हूं। आणि हा योगी जो आला तो अशी टरटरून, म्हणजे कसलं काही नसलं की गॅसचा फुगा असतो ना, काही नसतं, गॅस असतो पण हवेत उडत असतो, तसा गॅसचा फुगा आला। तो सरळ चपला घालून महाराजांना हार घालायला गेला, सरळ चपला घालून। असं वाटलं त्याच चपला घ्यावं आणि त्याचं थोबाड फोडावं। लायकी तरी आहे का तुझी महाराजांच्या पुतळ्याच्या समोर जाण्याची? अब उद्धव क्या कहेंगे? उन्होंने भी कहा था कि योगी की चप्पल से उनको मारूंगा। क्या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था? क्या योगी की सरकार को उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए था? योगी आदित्यनाथ ने तो ऐसा नहीं किया। उद्धव ठाकरे ऐसा बयान देने के बाद उत्तर प्रदेश गए, अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उद्धव के लिए सारे इंतजाम करवाए। आज कांग्रेस और एनसीपी के नेता भी शिवसेना का सपोर्ट कर रहे हैं, नारायण राणे को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ उद्धव की बात क्यों? मैं आपको राहुल गांधी का बयान सुनवा देता हूं। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया, ये सब जानते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। पिछले साल फरवरी में राहुल गांधी ने पब्लिकली कहा था कि 6-7 महीने बाद नरेंद्र मोदी घर से नहीं निकल पाएंगे, नौजवान मोदी को डंडे से मारेंगे। राहुल के प्रधानमंत्री के लिए यही शब्द थे, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रधानमंत्री के लिए उनका अंदाज कैसा था, यह भी आप देख लीजिए। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। क्या राजनीति में चप्पल मारना, डंडा मारना, कान पे मारना, ऐसी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए? मुख्यमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, कैबिनेट मिनिस्टर के लिए यह शालीनता तो नहीं है। राणे की बात भी बहुत बड़ी नहीं थी। अगर राणे अपने शब्द वापस ले लेते तो छोटे नहीं हो जाते, उनका कद और बढ़ जाता। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए। मोदी के लिए मौत का सौदागर, नाली का कीड़ा, तानाशाह, हिटलर, न जाने किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, हजारों बार किया गया, लेकिन मोदी ने कभी संयम नहीं खोया। विरोधियों की गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, और यह बात नरेंद्र मोदी को बड़ा बनाती है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि नारायण राणे ने जो कहा वो ठीक नहीं था, लेकिन सवाल यह, क्या यह इतना बड़ा इशू था जितना शिवसेना ने बना दिया? असल में उद्धव ठाकरे को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो चीफ मिनिस्टर हैं, शिवसेना के इतने बड़े नेता हैं, उनके बारे में ऐसी बात कहने की हिम्मत कोई कैसे कर सकता है? नारायण राणे और उनके बीच वन अपमैनशिप का सवाल है। इसलिए नारायण राणे झुकना नहीं चाहते। वो सोचते हैं अगर उद्धव चीफ मिनिस्टर हैं तो मैं भी सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर हूं। यह उद्धव और राणे के बीच महाराष्ट्र में सुप्रीमेसी का सवाल है। इस समय मामला और ज्यादा इसलिए बढ़ गया क्योंकि शिवसेना और बीजेपी के सामने बीएमसी का इलेक्शन है। 35 साल से बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है। अब तक बीजेपी शिवसेना के साथ थी, लेकिन पहली बार बीएमसी का चुनाव दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी। बीजेपी किसी भी कीमत पर बीएमसी से शिवसेना को उखाड़ना चाहती है,
और मुंबई नारायण राणे का गढ़ माना जाता है। शिवसेना के शाखा प्रमुख रहे हैं, शिवसैनिक होते हुए पार्षद रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, मुंबई की गली गली से वाकिफ हैं और शिवसेना के रग रग को जानते हैं। बीजेपी ने शिवसेना के गढ़ में पुराने शिव सैनिक को मुकाबले के लिए उतारा है और उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि नारायण राणे अपने मिशन को आगे बढ़ाएं, इससे पहले ही उनकी लुटिया डुबो दी जाए। बस इसीलिए उद्धव ने नारायण राणे के एक वाक्य को पकड़ लिया, मौका मिला, शिव सैनिकों को मैदान में उतार दिया, वरना बात इतनी बड़ी नहीं थी जितना बना दिया गया। मुंबई में तो झगड़ा एक मुख्यमंत्री और एक कैबिनेट मिनिस्टर के बीच है, बीजेपी और शिवसेना के बीच है, अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन पंजाब में तो कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। और आज ये बात खुलकर सामने आ गई कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की लड़ाई मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए है। आज सिद्धू के समर्थकों ने कैप्टन के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा अगर पंजाब में चुनाव जीतना है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री के पद से हटाना होगा। जिस मीटिंग में तय हुआ उसमें कैप्टन साहब की सरकार के 4 कैबिनेट मिनिस्टर शामिल थे। अमरिंदर सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर तृप्त राजेंद्र सिंह रंधावा, जिनके घर मीटिंग हुई, इसके अलावा सुखविंदर सरकारिया, सुखजिंदर सिंह रंधावा और चरणजीत सिंह चन्नी इस मीटिंग में शामिल हुए। हालांकि सब पहले से ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोधी माने जाते हैं, लेकिन आज उन्होंने दावा किया कि उनके साथ इस मीटिंग में 26 एमएलए भी शामिल थे और ये सब के सब नवजोत सिंह सिद्धू के साथ हैं और कैप्टन को कुर्सी से हटा देंगे। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने के लिए इनमें से 5 नेता दिल्ली आएंगे, पार्टी हाईकमान से बात करेंगे। इनका कहना है कि जब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री रहेंगे, कांग्रेस का पंजाब में जीतना मुश्किल है। जाहिर है ये लोग सिद्धू को चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन ये बात खुलकर कहना नहीं चाहते। मेरी राय है, सबकी राय ये थे कुछ सीएम साहब को रिप्लेस होना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस नहीं बचेगी। तो सर कौन होगा सीएम फेस पे? सोनिया गांधी साहब मिलने जा रहे हैं, इस विषय पे बात करेंगे। अभी कितने विधायक आपके साथ हैं? जो नंबर छोड़ो, जब दिल्ली पहुंचेगा आपको पता चल जाएगा। जब हाईकमांड पर आएगा आज ही निकल रहे हो जी? हाँ, आज ही निकलेंगे। अच्छा बाजवा साहब, फिर सीएम फेस कौन है इसके बाद? ये हाईकमांड का फैसला होता है, मेरा नहीं। लेकिन ये सीएम कबूल नहीं आप लोगों को? मुझे हाईकमांड को बता दिया, मैंने बहुत कुछ कह दिया। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਰੇਤੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਦਲਿਤ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ हैं। कांग्रेस के नेता गिना रहे हैं कि उनकी पार्टी की सरकार है, उसमें जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्या क्या काम नहीं किए। उनका तो कहना है कि कैप्टन ने 4.5 साल तक कुछ किया ही नहीं। लेकिन बात सिर्फ कैप्टन की सलाहियत, काबिलियत और उनके मुख्यमंत्री पद की नहीं है, उनको हटाने की नहीं है। आज पहली बार नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर पर्सनल अटैक किया। जिन मालविंदर माली को कैप्टन ने कल सलाह दी थी कि कश्मीर के मामले में चुप रहें, जिन बातों की उन्हें जानकारी नहीं है उस पर मुंह न खोलें, आज उन्हीं माली ने फेसबुक पर अमरिंदर सिंह की देशभक्ति पर सवाल उठाया। माली ने लिखा, अगर सिद्धू के सलाहकारों को नेशनल सिक्योरिटी की समझ नहीं है तो क्या मुख्यमंत्री की पाकिस्तानी दोस्त को इस बात की समझ है? उन्होंने साफ साफ अरूस आलम का जिक्र किया, जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, और इल्जाम लगाया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें स्पेशल वीजा दिलवाया और अपना सलाहकार बनाया। हालांकि मालविंदर सिंह माली का यह आक्रामक रुख सिद्धू कैंप से जुड़े बाकी नेताओं को रास नहीं आया। आज जिन 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को बदलने की मांग की है, उनमें से एक मिनिस्टर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि कश्मीर को कांग्रेस भारत का अटूट अंग मानती है। कश्मीर के लिए जितनी लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी उतनी किसी ने नहीं लड़ी, और अगर कोई कश्मीर को लेकर विवादित बयान देता है तो उसे देश विरोधी बयान माना जाना चाहिए।
कश्मीर ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਆ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਲੜਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਲੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨल स्टेटमेंट है। कैप्टन सरकार के उप मंत्री साधु सिंह धर्मसोत की बात आपको सुनवाता हूं। वो कह रहे थे कि सियासत बाद में है और देश पहले है। कश्मीर भारत का अंग था, है और रहेगा। लेकिन जब मुझसे पूछा गया कि क्या नवजोत सिद्धू के ऐसे सलाहकारों को हटा देना चाहिए तो उन्होंने कहा जो इस तरह के देश विरोधी बयान देता है उसे देश में रहने का कोई हक नहीं है। मेरा स्टैंड ये है, सियासत बाद में है, पहले देश है। धर्मसोत जी ऐसे एडवाइजर बाहर नहीं होने चाहिए, क्या पार्टी का हिस्सा है। लेकिन देखिए कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा। आपके एडवाइजर का क्या होना चाहिए जो आपके प्रधान ने लगाया? मैं बोल रहा हूं, मैं किसी की एडवाइजर में नहीं, मैं एडवाइज ये करता हूं कि कश्मीर भारत का हिस्सा है तो उसको तोड़ने की बात करेगा और देश का द्रोही है। तो पार्टी में रह सकता है क्या आपको लगता है? देखिए मैं पार्टी प्रेसिडेंट नहीं हूं, मैं तो ये कह सकता हूं जो देश के खिलाफ बोलेगा उसका देश में रहने का कोई हक नहीं। जब सिद्धू इस मामले में कुछ नहीं बोले तो बीजेपी को मौका मिला। बीजेपी के नेताओं ने सिद्धू और कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़े किए। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मुद्दे पर 2 ट्वीट किए। नड्डा ने कहा कि पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर जो बयान दिए हैं वो निंदनीय हैं, गैर जिम्मेदाराना है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। कांग्रेस हाईकमान को साफ करना चाहिए कि इस पर उनका क्या स्टैंड है, वरना यह माना जाएगा इन बयानों को राहुल गांधी और सोनिया गांधी का समर्थन हासिल है। मालविंदर सिंह माली जी का कहना है कि जो जम्मू कश्मीर है वो हिंदुस्तान का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, वो भारत का अभिन्न अंग ही नहीं है। जम्मू कश्मीर कश्मीर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड इंडिया इज एन इलीगल ऑक्यूपेंट ऑफ कश्मीर। कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता का जो कि एडवाइजर है कांग्रेस के अध्यक्ष के पंजाब में, उनका मानना है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। वो कहते हैं ये पूरा मसला तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में गया था, यूएन का काम उसे सॉल्व करने का है, ये इंडिया उसको किस प्रकार से इलीगल ऑक्यूपेंट बन के बैठी हुई है। ये किस प्रकार की घिनौनी बातें कांग्रेस पार्टी के लीडर करते हैं। और अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही कहा है, इसमें जो कांग्रेस का आला कमान है, जो हाई कमांड है, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, वो सब इसमें सम्मिलित हैं। ये केवल एडवाइजर ऐसा कह ही नहीं सकता है। जब तक कि सोनिया जी और राहुल जी की हामी नहीं होगी तब तक ये कांग्रेस के बाकी लोग कह ही नहीं सकते। बीजेपी ने याद दिलाया कि नवजोत सिंह सिद्धू इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि उनके कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं है बल्कि राहुल गांधी हैं और जो राहुल गांधी बोलेंगे वही वो करेंगे। तो पूछा उन्होंने क्या यह माना जाए कि अब जो भी बातें सिद्धू या उनके सलाहकार कह रहे हैं वो सब राहुल गांधी के कहने पर बोला जा रहा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग का कहना है कि पंजाब में अगर इलेक्शन जीतना है तो किसी को भी पाकिस्तान का आलोचना नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान की क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए और पाकिस्तान के विरोध में नहीं बोलना चाहिए। कमाल की बात है, ऐसा भी कोई सोच सकता है कि पाकिस्तान के विरोध में मत बोलिए हमारे देश में। ये एडवाइजर खाते यहां का है मगर गाते वहां का है, खाते हिंदुस्तान का है और गाते पाकिस्तान का है। आप इंडिया में रह के पाकिस्तान की बुराई मत करिए, पाकिस्तान को आईना मत दिखाइए, उसकी क्रिटिसिज्म मत करिए, वरना आपको नुकसान हो जाएगा। ये किस प्रकार की बात है। और बिल्कुल मैं याद दिला दूं, जैसा नेता वैसा एडवाइजर, ये सिद्धू साहब ने ही उनसे बुलवाया है। सिद्धू वही नेता हैं जो बार बार हिंदुस्तान सरकार की मना करने के बावजूद पाकिस्तान गए थे और वहां जाके कमर बाजवा को गले लगाया था, आर्मी चीफ पाकिस्तान को गले लगाया था और कहा था जीवे जीवे पाकिस्तान मेरा यार इमरान खान। यही कहा था ना, जीवे जीवे पाकिस्तान मेरा यार इमरान खान। आप लोगों ने सिद्धू जी से सवाल पूछा था कि आप क्यों पाकिस्तान गए, तो सिद्धू जी ने कहा था मेरा कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं है, मेरा कैप्टन राहुल गांधी है और जो राहुल गांधी कहेंगे
वही मैं करूंगा। आज माननीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने यही पूछा है कि ये जो साइलेंस है, ये जो चुप्पी है राहुल गांधी जी की, ये जो चुप्पी है सोनिया गांधी जी की, ये क्यों है? अगर चुप रहेंगे, राहुल जी और सोनिया जी जवाब नहीं देंगे तो इसको सपोर्ट माना जाएगा। संबित पात्रा सिद्धू के जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं, जो सिद्धू ने पाकिस्तान में दिया था, यह बात 3 साल पहले की है, 2018 अगस्त की। इमरान खान ने अपने शपथ ग्रहण में सिद्धू को इनवाइट किया था। केंद्र सरकार ने सिद्धू को मना भी किया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी सिद्धू को पाकिस्तान न जाने की सलाह दी थी, लेकिन सिद्धू उत्साहित थे, गए और 18 अगस्त 2018 को पाकिस्तान की सरजमी पर खड़े होकर पाकिस्तान जीवे का गाना गाया। हिंदुस्तान जीवे ते पाकिस्तान जीवे, हिंदुस्तान जीवे ते पाकिस्तान जीवे, हसदा वसदा ए सारा जहान जीवे ते आन बान शान दे नाल हर इंसान जीवे। प्यार अमन ते खुशहाली दा रूप बन के, प्यार अमन ते खुशहाली दा रूप बन के ओ मेरा यार दिलदार इमरान खान जी। इमरान खान की पाकिस्तान की तारीफ सिद्धू को आज भी महंगी पड़ रही है। लेकिन पंजाब में पिछले 2 दिन में जो कुछ हुआ वो कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं है। पहले सिद्धू के सलाहकारों ने कश्मीर पर सवाल उठाए, कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानने की कांग्रेस की बरसों पुरानी नीति को चैलेंज किया, और जब इस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले, सिद्धू के सलाहकारों को ऐसे बयान न देने की हिदायत दी, उन्हीं सलाहकारों ने कैप्टन की देशभक्ति और इंटेग्रिटी पर सवाल उठा दिए। सिद्धू तब भी खामोश रहे, उल्टे उनके सपोर्टर्स ने कैप्टन की कुर्सी छीनने की कवायद शुरू कर दी। अगर पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो मैं कहूंगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तान के सवाल पर एक देशभक्त की तरह, एक फौजी की तरह स्टैंड लिया। कश्मीर के सवाल पर उन्होंने एक मैच्योर लीडर की तरह बात की। लेकिन मामला न कश्मीर का है, न कैप्टन की देशभक्ति का है। असल बात तो यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री बनने के लिए उतावले हैं, आने वाले चुनाव के लिए टिकट बांटने को लेकर उतावले हैं। वो पूरा कंट्रोल चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश, उनकी हसरत पंजाब में कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि टकराव की स्थिति है। एक समय जो कांग्रेस पंजाब में चुनाव जीतती दिखाई दे रही थी, आज वो अंदरूनी कलह की वजह से बिखरी हुई दिखाई दे रही है। और हैरत की बात है कि दिल्ली में बैठे कांग्रेस के नेता सब जानते बूझते खामोश हैं। चुनाव में ज्यादा समय नहीं है, इसलिए यह खामोशी कांग्रेस को महंगी पड़ सकती है। वैसे कांग्रेस के नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज केंद्र सरकार ने, हमारी एयरफोर्स ने दुनिया के सामने वो मिसाल पेश की जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में सिख कर रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको एक अच्छी खबर आपको बता दूं, अफगानिस्तान से आज सिख भाई और बहन बड़ी संख्या में भारत पहुंचे। उनके साथ साथ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के 3 स्वरूपी पूरे सम्मान के साथ दिल्ली पहुंच गए। कल आपको याद होगा मैंने आपको काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखाई थी, जिनमें 3 गंथरी गुरु ग्रंथ साहब को सिर पर रखकर इंडियन एयरफोर्स के विमान की तरफ बढ़ रहे थे। आज जब श्री गुरु ग्रंथ साहब के वही स्वरूप दिल्ली पहुंचे तो केंद्र सरकार के 3 मंत्री एयरपोर्ट पर श्री गुरु ग्रंथ साहब को रिसीव करने के लिए मौजूद थे। मोदी सरकार में मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने गुरु ग्रंथ साहब के सामने शीश झुकाया और गुरु साहब को सिर पर रखकर एयरपोर्ट लाउंज से होते हुए दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर तक लेकर आए। इसी तरह 2 और स्वरूप भी एयरपोर्ट से बाहर लाए गए। जब होता रहा, इसके बीच ये तस्वीरें दिखाई दी। जिसने भी देखा उसके मुंह से निकला वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं आपको बता दूं कि कल काबुल एयरपोर्ट से भारत सरकार ने 50 अफगान सिखों को रेस्क्यू किया था। बड़े मुश्किल हालात में बड़ी तकलीफ के साथ एयरलिफ्ट किया गया। इस पूरे रेस्क्यू मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम दिया गया था। सिख भाई गुरुद्वारों में मौजूद श्री गुरु ग्रंथ साहब को किसी भी कीमत पर वहां नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए काबुल, जलालाबाद
और गजनी शहर के गुरुद्वारों से श्री गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को सुरक्षित काबुल एयरपोर्ट तक लाया गया। पहले काबुल से ताजिकिस्तान के दुशांबे एयरपोर्ट और फिर वहां से आज दिल्ली लाया गया। इस फ्लाइट में कुल 78 लोग मौजूद थे, इनमें 25 भारतीय नागरिक भी शामिल थे। एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को न्यू महावीर गुरुद्वारे में विराजमान कर दिया गया है और इसके लिए बाकायदा पालकी निकाली गई। सरदार धर्मेंद्र सिंह जो कल काबुल से निकले थे, आज सुबह पहुंचे हैं इंडिया में, और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं मोदी जी का, इंडिया एम्बेसी ऑफ इंडिया का जो हमारे साथ बहुत मदद किया है, इंडियन आर्मी फोर्स का जो हमारे साथ बहुत मदद किया है, बहुत सेवा किया हमारी, और सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं सरदार कुलराज सिंह जो कल काबुल से निकला था, आज इंडिया में पहुँचा हूँ। मोदी सरकार का धन्यवाद, एम्बेसी का धन्यवाद, साध संगत का धन्यवाद, अमेरिकन फोर्स, इंडियन फोर्स का धन्यवाद करना जो सामने थे सुख दे नाल लेके आए हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। शाम को हरदीप पुरी ने अफगानिस्तान में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की डिटेल्स बताई। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने अभी तक काबुल से 626 लोगों को रेस्क्यू किया है। इनमें से 228 भारतीय नागरिक हैं, जबकि 77 अफगान सिख हैं जिन्हें बचाकर लाया गया है। हरदीप पुरी ने कहा कि बात सीए कानून के कट ऑफ की नहीं है, सबसे पहले सरकार की प्रायोरिटी है अफगानिस्तान में फंसे लोगों को बचाया जाए, उनकी मदद की जाए, और सरकार लोगों को बचाने के लिए किसी का कागज नहीं देख रही। जो मुसीबत में है उसे रेस्क्यू किया जा रहा है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता था कि देखिए, जब सीएए लेजिस्लेशन इनैक्ट हुई तो सुस्ते देखिए कौन कौन उसका विरोध कर रहा था, और अभी वही लोग कहते हैं कि जी 2014 की जो कट ऑफ डेट है वो ठीक नहीं थी, उसको आगे करना चाहिए। पर ये मोदी जी हैं और उनकी सरकार, ये कट ऑफ डेट के बारे नहीं है, दिस इज अ सेंटिमेंट। आप देखते हैं कि हमारे बगल वाले देशों में, नेबरहुड में कुछ माइनॉरिटीज विच वर बीइंग परसिक्यूटेड, उनकी क्या दिशा थी। नाउ मदर इंडिया विल ऑलवेज हैव द हैंड्स ऑफ इट। इसके ये नहीं कि हम एक्स या वाई कम्युनिटी के, हम सबको लेते हैं। सुबह उनसे बात कर रहा था, उन्होंने दिल से मोदी जी का धन्यवाद किया, भारत माता का किया, दैट वी आर एबल टू प्रोवाइड सैंक्चुरी एंड कंफर्ट टू पीपल इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। इन चीजों पे राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। दिस सेंटिमेंट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात के लिए तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने अफगानिस्तान से आ रहे सिख भाइयों और श्री गुरु ग्रंथ साहब के सेंटिमेंट को समझा। उन्हें रिसीव करने के लिए, उनका मान बढ़ाने के लिए सरकार के 3 मंत्रियों को एयरपोर्ट पर भेजा। श्री गुरु ग्रंथ साहब को पूरे सम्मान के साथ गुरुद्वारों में विराजित करवाया। अफगान के सिख भाइयों के लिए सारे इंतजाम करवाए। इससे अफगानिस्तान में जो सिख बचे हैं उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उन्हें इस बात का भरोसा होगा कि भारत मुसीबत वक्त में उनकी मदद करेगा, उन्हें भी भारत लाया जाएगा। यह बात इसलिए और ज्यादा बड़ी है क्योंकि भारत ऐसे वक्त में अफगानी सिखों की मदद कर रहा है जब दुनिया के बड़े बड़े मुल्क वहां फंसे अपने लोगों को वापस ले जाने में आनाकानी कर रहे हैं। वैसे आज अफगानिस्तान से एक और बुरी खबर आई। तालिबान ने साफ कर दिया कि 31 अगस्त के बाद किसी को कहीं नहीं जाने देंगे। इसकी डिटेल्स काबुल से इस वक्त की ताजा खबर यह है कि तालिबान ने अफगानिस्तान से लोगों को रेस्क्यू करने के ऑपरेशन की डेडलाइन 31 अगस्त से आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश काफी टेंशन में हैं क्योंकि अमेरिका भी काबुल छोड़ने के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन बढ़ाने के फेवर में नहीं है। असल में आज G7 लीडर्स की वर्चुअल मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन से यूएस फोर्सेस को, नेटो के सैनिकों को 31 अगस्त के बाद भी काबुल एयरपोर्ट पर तैनात रहने की गुजारिश की ताकि इन देशों के इवैक्यूएशन प्रोसेस को पूरा किया जा सके, वहां के नागरिकों को निकाला जा सके। लेकिन फिलहाल अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं है। वैसे इस मीटिंग से कुछ देर पहले तालिबान की तरफ से भी काबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें
तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दोहराया कि अमेरिका के पास 31 अगस्त तक का ही वक्त है। वो 31 अगस्त तक, इस महीने के आखिर तक अपने नागरिकों को बाहर निकाल सकता है और इस डेडलाइन को बढ़ाया नहीं जाएगा। ये तालिबान ने ऐलान किया। उन्होंने 2 वर्ड यूज किए, नो एक्सटेंशन। मगर इसके बाद तालिबान ने जो कुछ कहा उससे एयरपोर्ट पर भीड़ और जमा हो गई, भगदड़ के हालात पैदा हो गए। तालिबान के प्रवक्ता ने कह दिया कि अब वो किसी भी अफगानी नागरिक को विदेश जाने की इजाजत नहीं देंगे। उसने अफगान के लोगों पर काबुल छोड़ने पर रोक लगा दी है। असल में तालिबान ने आज साफ साफ कहा कि दूसरे मुल्क के लोग या फिर डिप्लोमेट्स या तो अफगानिस्तान से बाहर जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब अफगानिस्तान के बाशिंदे, अफगानिस्तान के नागरिक, वहां के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और दूसरे इलीट लोग देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे। हम उन्हें जाने की इजाजत नहीं देंगे, हम इसके फेवर में नहीं है, यह कहा तालिबान के प्रवक्ता ने। और जैसे ये खबर फैली, लोगों तक पहुंची, तो एक बार फिर काबुल एयरपोर्ट पर हजारों लोग इकट्ठा हो गए। सेना की वापसी के समय में भी अमेरिका हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। लोगों को कह रहा है कि वो अमेरिका या किसी दूसरे मुल्क चले जाएं। वो एयरपोर्ट पर प्लेन भेज रहा है, लेकिन विदेश में हमारे लोगों के लिए कोई सहूलियत नहीं है। ये हम जानते हैं। जो लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं उन पर तरस आता है। हमने बार बार ये ऐलान किया कि उन्हें घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उन्हें अपने घर लौटना चाहिए। उलेमाओं को इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाकर अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तालिबान बार बार अफगानिस्तान के लोगों से कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, तालिबान कुछ नहीं करेगा, लेकिन लोगों को तालिबान पर जरा भी यकीन नहीं है। इसीलिए काबुल में एयरपोर्ट पर इतनी भारी भीड़ है, क्योंकि बाहर निकलने का वही एक रास्ता है। और ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश चाहते हैं कि अमेरिका उस वक्त तक काबुल एयरपोर्ट पर रहे जब तक वो अपने सारे लोगों को रेस्क्यू नहीं कर पाते, क्योंकि एयरपोर्ट अमेरिका के कब्जे में है, ब्रिटिश फोर्सेस वहां पर हैं, नेटो फोर्सेस भी थोड़ी बहुत वहां हैं। फ्लाइट का शेड्यूल अमेरिकी फौज तैयार करती है। कल अमेरिका ने 65 विमानों के जरिए अपने 16,000 लोगों को काबुल से निकाला। ऐसे में दूसरे देशों को अपने लोगों को निकालने में वक्त लग रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि अमेरिकी फौज कुछ और दिन वहां रहे, 31 अगस्त के बाद भी रहे, लेकिन न इसके लिए तालिबान तैयार है न अमेरिका। और ये इन सारे देशों के लिए काफी चिंता की बात है, जिसकी चर्चा G7 की मीटिंग में होगी। इस वक्त की एक और ताजा खबर आपको बता दूं, उद्धव ठाकरे पर कमेंट करने के लिए अरेस्ट किए गए नारायण राणे, जिनकी हमने चर्चा की थी शुरू में, उन्हें पुलिस महाड़ कोर्ट लेकर आई है। इस वक्त नारायण राणे कोर्ट पहुंच चुके हैं। जज के चेंबर में थोड़ी देर में नारायण राणे की बेल पर सुनवाई होगी, और जैसे इसकी डिटेल्स आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल काबुल की बात करते हैं। काबुल से तालिबान ने इमरान खान के लिए ऐसा गिफ्ट भेजा है जिसका पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। तो ये गिफ्ट क्या है, ये जानने के लिए चलते हैं पंकज भार्गव के पास। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।